History and System of Psychology, PSY 502, Lesson number 24, Gestalt School and Dynamic Psychology। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कर्ट लेविन के बारे में पढ़ेंगे। कर्ट लेविन 1890 में पैदा हुए एंड 1947 में उनकी वफ़ात हुई। He worked and taught with other prominent Gestalt psychologists in Berlin until 1932 and he immigrated to USA and joined the University of Iowa। 1932 तक कर्ट लेविन ने बर्लिन के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स के साथ काम किया। इसके बाद आप यूएसए चले गए और वहाँ जाके आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा को ज्वाइन किया। लेटर लेविन सेट अप द रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद कर्ट लेविन ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एक रिसर्च सेंटर जो है वो सेटअप किया ग्रुप डायनामिक्स के लिए। वन ऑफ द contributions of Kurt Lewin in his theory, which he called the field theory. The field theory concept was also given by another Gestalt psychologist by the name of Kurt Gupta. But Lewin theory was different from the one given by Gupta. कर्ट लेविन की contributions में से एक और contribution field theory की थी। फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट इससे पहले गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कर्ट गुप्ता ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने जियोग्राफिकल फील्ड एंड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की थी। मगर लेविन की फील्ड थ्योरी गुप्ता की फील्ड थ्योरी से मुख्तलिफ थी। अकॉर्डिंग टू लेविन्स थ्योरी, द फील्ड और द एनवायरनमेंट अराउंड द इंडिविजुअल हैज़ मैनी अट्रैक्शंस विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेविन के मुताबिक इंसान के माहौल में उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी पुरकशिश चीज़ें होती हैं जो कि पॉजिटिव भी अट्रैक्शन होती हैं और नेगेटिव अट्रैक्शन भी होती हैं। यानी कर्ट लेविन ने दो तरह के अट्रैक्शंस की बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन। पॉजिटिव अट्रैक्शन मे बी टू अचीव अ गोल इन लाइफ और टू हेल्प समवन इन ट्रबल। ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव अट्रैक्शन मे बी टू टेक undue advantage of someone in trouble. These attraction may also be called positive or negative opportunities. पॉजिटिव अट्रैक्शन से मुराद है ज़िंदगी में किसी गोल को अचीव करना या किसी की मदद करना, जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव अट्रैक्शन से मुराद है किसी की मुश्किल का या किसी की परेशानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लेविन्स थ्योरी, बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स who have the chance to avail either of the two opportunities. कर्ट लेविन की थ्योरी के मुताबिक ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इंसान के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में से इंसान के पास किसी एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने का ऑप्शन होता है। यानी वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को भी चूज़ कर सकता है और नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को भी चूज़ कर सकता है, और इन दोनों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक को चूज़ करना है। इसी वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। Often, both opportunities may result in significant good for the individual, while the negative one may offer more value. Therefore, the conflict arises in the mind of the individual whether to go for the positive opportunity with lesser good and satisfaction through doing the right thing, or to go for the negative opportunity. यहाँ ये बात की गई है कि चाहे इंसान नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करे चाहे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करे, उसको दोनों सूरतों में अमूमन फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आम तौर पर नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करने में होता है। यही वजह है कि इंसान के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो सोचता है कि उसको नेगेटिव अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी चाहिए या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी अगर वो चूज़ करेगा तो उसको कम फ़ायदा होगा क्योंकि वो ठीक काम कर रहा है, जबकि नेगेटिव अपॉर्चुनिटी हासिल करने पे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। Kurt Lewin is a prominent Gestalt psychologist for his contribution in discovering the kinds of mental conflicts.
कर्ट लेविन को प्रोमिनेंट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट समझा जाता है क्योंकि उन्होंने काइंड्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का बताया था जिनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और ये फ्रस्ट्रेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करने की वजह बनती है। कर्ट लेविन प्रपोज्ड 3 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अ पर्सन मे बी फेस्ड। कर्ट लेविन ने 3 टाइप्स बताई थी कॉन्फ्लिक्ट की। फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इन तीनों को तफसील से देखते हैं। फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। द अप्रोच conflict is a sort of conflict in which an individual is faced with the challenge of liking between two things. He may only be able to approach one at a time, and the choice creates the conflict. While choosing one of the options, he forgoes the other one, and the approach conflicts come up. यहाँ ये बात की गई है कि ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक़्त आता है जब एक वक़्त में इंसान 2 चीज़ों को पसंद करता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को जो है वो हासिल कर सकता है। जब वो एक चीज़ लेने लगेगा तो उसका दिल दूसरी चीज़ की तरफ करेगा और एक कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप शॉपिंग के लिए जाते हो और आपके पास सिर्फ़ एक जूता लेने के पैसे हैं और आपको वहाँ पे 2 जूते पसंद आ जाते हैं, तो आप दोनों जूतों को चूज़ करने में कि कौन सा आप जूता लेंगे, आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सेकंड अप्रोच है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। The approach avoidance conflict refers to when the individual is faced with the choice of avoiding something or approaching something. This is the simplest of 3 conflicts and the most common one, where something attractive might have to be avoided because of an ethical reason. For example, making money through gambling is although attractive, but avoiding it or approaching it presents a conflict to the mind. Since it is not ethically correct in our country to make money through gambling. यहाँ पे ये बात की गई है कि इंसान को कोई चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है मगर उस चीज़ को हासिल करना एथिकली जो है वो रॉन्ग है, तो इंसान के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ की तरफ होता है कि क्या मैं वो चीज़ चूज़ करूं या वो मैं चीज़ चूज़ ना करूं, उस चीज़ को अवॉइड करूं। इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है उन्होंने कहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि जुए के थ्रू मनी कमाना जो है वो हमारी सोसाइटी में एथिकली रॉन्ग है। उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि आया उससे जो है वो जुए के थ्रू मनी कमानी है या नहीं कमानी, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, क्योंकि इंसान कोशिश करेगा कि वो जो चीज़ उसे अट्रैक्टिव लग रही है उस तरफ ना जाए क्योंकि वो एथिकली रॉन्ग है। अब हम थर्ड अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं जो कि है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। Avoidance conflict refers to the conflict which arises because the individual faces the challenge of which thing to avoid out of the options which all need to be avoided. For example, if a sick person has to take bitter medicine, he would certainly want to avoid it. But on the other hand, he is left with the choice of accepting the sickness, which he would again want to avoid. Therefore, the avoidance conflict refers to the condition in which the mind has a conflict because of 2 things which need to be avoided. यानी इंसान की लाइफ में ऐसे 2 नापसंदीदा चैलेंजेस हैं जिनसे वो बचना चाहता है, लेकिन वो उन दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को अवॉइड कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा जिसको अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यहाँ मिसाल ऐसे दी गई है कि इंसान अगर बीमार है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो कड़वी दवाइयाँ खाए और बीमारी से निजात हासिल कर ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर ले और मेडिसिन्स ना खाए।
सो इन दोनों ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए जो पेशेंट है उसे एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, और ये दोनों ऑप्शंस ही इंसान के लिए नापसंदीदा ऑप्शंस हैं। सो इन ऑप्शंस को चूज़ करते हुए उसके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कर्ट लेविन की थ्योरी ऑफ लीडरशिप। The other important contribution that came out of Levin's work at University of Iowa is his theory of leadership and the measurement of leadership phenomena. He recognized three different styles of leaders. एक अहम काम और जो कर्ट लेविन ने किया था, उन्होंने थ्योरी ऑफ लीडरशिप दी थी और किस तरह से लीडरशिप के फिनोमेना को मेजर किया जाए वो बताया था, और उन्होंने 3 लीडर्स की टाइप बताई थी। फर्स्ट है अथॉरिटेरियन। As the name implies, an authoritarian leader is the one who intends to make use of his authority to carry out the decision-making process. He likes little sharing of his power and depend more on his own instincts and thoughts. यहाँ पे ये बात की गई है कि जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, अथॉरिटेरियन लीडर्स जो होते हैं वो अपनी अथॉरिटी का जो है वो ख़ुद ही इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं करते, अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, अपनी सोच और अपनी थॉट के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यानी सबको जो है वो साथ लेकर नहीं चलते, अपनी जो है ना एक हुक्मरानी करने वाले और अपनी सोच को साथ में लेके चलने वाले लोग होते हैं। दूसरी तरह के जो लीडर होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। A democratic leader is the one who believes in considering the thought and opinion of others for decision making. He lets others sharing their thoughts and make decisions based on consensus. डेमोक्रेटिक लीडर्स वो होते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो दूसरे लोगों को जो है अपने साथ डिसीजन में शामिल करते हैं, अपनी सोचों को उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी थॉट सुनते हैं, उनके ओपिनियन सुनते हैं और एक बात पे जब इत्तेफाक राय हो जाता है फिर डिसीजन लेते हैं। थर्ड टाइप है laissez-faire. A laissez-faire leader is the one who is willing to delegate power and authority to others for making decisions. He lets others decide on some matters and lead more from the back seat. laissez-faire वो होते हैं जो कि अपनी पावर, अपनी ताकत, अपना इख्तियार दूसरों को सौंपने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर मामलात को छोड़ देते हैं कि वो अपने मामलात का फ़ैसला करें, और ये लीडर्स जो होते हैं वो बैक सीट से यानी कि पीछे से रहनुमाई करते हैं, यानी उनकी रहनुमाई ज़रूर करते हैं लेकिन लोगों के ऊपर उनका डिसीजन छोड़ देते हैं। Although Levin started as a Gestalt psychologist in Germany, but after immigrating to USA, he became more involved in group dynamics, and there he set up a center which provided some very important contributions in the field of group dynamics. यहाँ ये बात की गई है कि कर्ट लेविन ने जो है अपनी ज़िंदगी में शुरुआत जो की थी वो एज अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के तौर पर की थी जर्मनी के अंदर, मगर यूएस से जब आप इमिग्रेट कर गए थे उसके बाद आपने जो है ग्रुप डायनामिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो की थी और वहाँ पे आपने एक सेंटर भी बनाया था, रिसर्च सेंटर। ग्रुप डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ग्रुप एंड द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स एज अ होल। तो बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप्स के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन हैं या अफराद हैं उनके रवैये को जानना और एज अ होल ग्रुप उनके रवैयों को, उनके बिहेवियर्स को जानना है। अब हम बात करते हैं डायनामिक साइकोलॉजी के बारे में। डायनामिक साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड होमिक साइकोलॉजी, यानी अर्ज टू लिव। ग्रुप डायनामिक्स के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन की थी वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम विलियम मैकडोगल था, जो कि पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उसके बाद आप अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे आपने हार्वर्ड एंड ड्यूक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीचिंग की थी। विलियम मैकडोगल जो थे वो 1871 में पैदा हुए थे और 1938 में उनकी वफ़ात हुई थी। विलियम मैकडोगल जो थे वो अमेरिकन बिहेवियरिस्ट स्कूल के साथ जो है वो एग्री करते थे कि साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ बिहेवियर है, और इस बात पे एग्री करते थे कि रिसर्च के लिए जो है और ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो है इंट्रोस्पेक्शन वैल्यू को भी रिजेक्ट नहीं किया था। इंट्रोस्पेक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी कि अपने बारे में, अपनी मेंटल और इमोशनल प्रोसेस के बारे में ऑब्जर्वेशन करना। इस चीज़ को भी उन्होंने जो है रिजेक्ट नहीं किया था।
लेकिन वो ये कहते थे कि अगर हम लोग बिहेवियर को सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑब्ज़र्वेशन की वजह से बिहेवियर का हमें सिर्फ मैकेनिस्टिक व्यू पता लगेगा, यानी कि फ़िज़िकल प्रोसेस पता लगेगा या फ़िज़िकली तौर पर जो बिहेवियर हो रहा है उसका पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, बिहेवियर इज़ रिज़ल्ट ऑफ इंटरनल स्ट्राइविंग एंड अर्ज टू लिव और होम। लेकिन जो मैकडोगल थे वो ये कहते थे कि जो इंसान का रवैया होता है, उसका बिहेवियर होता है, वो उसकी अंदरूनी कोशिश होती है ज़िंदा रहने के लिए। The home or the urge to live express itself in various form and kinds of behavior, यानी जो ये इंसान की अर्ज है या अंदर की ख्वाहिश है वो मुख्तलिफ़ तरह के रवैयों की सूरत में हमें नज़र आती है। In other words, all organisms try to survive against the environment. They battle with the environment in order to be able to defend themselves against the hostilities of the environment and strive to survive. So अगर हम इनको दूसरे अल्फाज में देखें तो जो भी तमाम जानदार चीज़ें हैं वो माहौल के ख़िलाफ़ ज़िंदा रहने की कोशिश करती हैं। वो माहौल से लड़ते हैं ताकि माहौल के अंदर जो भी उनके लिए दुश्मनी है या गलत चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ अपना दिफ़ा कर सकें और ज़िंदा रहने के लिए कोशिश कर सकें। Because of his explanation of behavior in terms of home, his point of view is called homic viewpoint. क्योंकि जो मैकडोगल थे उन्होंने बिहेवियर को इन टर्म ऑफ होम यानी अर्ज टू लिव इसकी सेंस में एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू को होमिक व्यू पॉइंट कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स shows goal seeking behavior and that behavior can be explained in term of internal drives, instincts and propensities. उन्होंने बताया कि जो जानदार चीज़ें हैं वो किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है कोई भी रवैया इख्तियार करती हैं। अगर हम इन बिहेवियर को एक्सप्लेन करें तो हम इन टर्म्स के अंदर उनको एक्सप्लेन करेंगे। इनके अंदर उन्होंने नफ्सियाती ज़रूरियात या उसकी जो जीन्स के तौर पर उसके अंदर चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें, या इंसान की कुदरती तौर पर किसी ख़ास तरीके से जो बिहेव करने की एबिलिटी है वो चीज़ें शामिल हैं। सो उन्होंने 18 प्रोपेंसिटीज़ बताई थी, उनको आइडेंटिफाई किया था। अब उनके बारे में हम देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, प्रोपेंसिटी ऑफ सेक्स, प्रोपेंसिटी ऑफ डिस्गस्ट, प्रोपेंसिटी ऑफ फियर, फूड सीकिंग, प्रोटेक्शन, एंगर, अपील, कंस्ट्रक्टिव, एक्विजिटिव, लाफ्टर, कंफर्ट, स्लीप, माइग्रेटरी, सबमिसिव, ग्रेगरियस, सेल्फ असर्टिव, खफिंग, स्नीजिंग वगैरह। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, बिहेवियर इज़ ड्यू टू दीज प्रोपेंसिटीज़, यानी मैकडोगल के मुताबिक जो इंसान कोई भी रवैया अख्तियार करता है वो इन 18 प्रोपेंसिटीज़ की वजह से करता है, which are dynamic forces behind all behaviors and all of them put together can be shown to belong, urge to live or home. जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि इंसान जो है वो स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे ये बताया कि ये 18 फोर्सेस जो हैं वो इंसान के बिहेवियर के पीछे काम करने वाली क़ुव्वतें हैं और इन्हीं की वजह से जो है इंसान बिहेवियर जो है कोई भी अडॉप्ट करता है और इख्तियार करता है। सो आज के हमारे चैप्टर में हमने जो है कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी देखी, जिसमें उन्होंने 2 तरह के अट्रैक्शन की बात की, पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। इसके बाद उन्होंने जो है काइंड्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, जिसमें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बात की। इसके बाद हम लोगों ने कर्ट लेविन की थ्योरी ऑफ लीडरशिप देखी। इसके बाद हमने देखा कि डायनामिक साइकोलॉजी, ग्रुप डायनामिक्स एंड होमिक साइकोलॉजी, ये तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और उसके लास्ट में हमने विलियम मैकडोगल जो था उनके बारे में पढ़ा, उनकी इंटरनल स्ट्राइविंग के बारे में पढ़ा कि इंसान किस तरह से ज़िंदा रहने की कोशिश में एनवायरनमेंट से फ़ाइट करता है, और उनकी डिफरेंट जो उन्होंने इंस्टिंक्ट्स बताई थी, प्रोपेंसिटीज़ बताई थी 18 जो इंसान के बिहेवियर की वजह बनती हैं, उनको हमने डिस्कस किया।